हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश विद प्रीति मैम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 है। इससे पहले भी मैंने 2018-19 का पेपर डाला है और उसके अलावा मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 भी दिया है। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये BA, BSc और BCom तीनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो चलिए समय वेस्ट करे बगैर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश बी फेल्ड। स्टूडेंट, अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड लेस्ट आता है तो जब हम उसे कंप्लीट करते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन शुड को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर यू शुड है, अदरवाइज का मीनिंग दे रहा है, यानी वर्क हार्ड वर्क करो नहीं तो फेल हो जाओगे। लेकिन हम यहाँ पर अदरवाइज वर्ड ना यूज़ कर उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, शुड। तो इस बात को याद रखिए, जब भी लेस्ट आएगा तो उसके साथ शुड का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज टू फेस द म्यूजिक मीन्स। स्टूडेंट, प्रोवर्ब दिया रहता है और उसका सही मीनिंग आपको टिक करना रहता है। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि जो भी वर्क हम लोगों ने किया है या जो भी मिस्टेक हुई है उसका जो परिणाम होगा उसके भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, टू सफर एविल कंसिक्वेंस, यानी जो भी हम लोगों ने मिस्टेक की है उसके बुरे परिणाम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। स्टूडेंट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव वो अलग है और ये कहाँ क्या दिया है, ट्रांसफॉर्म। चेंज में जैसा आप जानते हैं जब भी हम नेगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आपको नेगेटिव में तो कन्वर्ट करना ही है लेकिन इसकी मीनिंग ना बदले, यानी जो सेंटेंस मीनिंग दे रहा है वही मीनिंग दे, उसकी मीनिंग ना बदले। तो जैसे माई सिस्टर इज़ वाइज, वाइज मीन्स क्या होता है, इंटेलिजेंट, यानी मेरी सिस्टर बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हम अब इसे नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, माई सिस्टर इज़ नॉट वाइज। लेकिन अगर हम ये कह देंगे माई सिस्टर इज़ नॉट वाइज तो ये तो मीनिंग बदल गया। यहाँ हम सेंटेंस कह रहे हैं कि वाइज है और यहाँ क्या कह रहे हैं, नॉट वाइज, वाइज नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, माई सिस्टर इज़ नॉट फूल, यानी मेरी सिस्टर फूल नहीं है। इसका क्या मतलब कि मेरी सिस्टर वाइस है। यानी जब भी आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा तो नेगेटिव का नॉट तो आप लगाएंगे लेकिन ये जो एडजेक्टिव होता है उसका अपोजिट लिख देता है। तो वाइस का अपोजिट क्या होगा, फूल। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, माई सिस्टर इज नॉट फूल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा कंजूस। एंटोनिम मीन्स क्या होता है, अपोजिट, यानी फ्रूगल का अपोजिट क्या होगा। फ्रूगल मीन्स अगर कंजूस होता है तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा खर्चीला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑप्शन ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको वो वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब देखते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए, अटेंडेंस। अटेंडेंस में स्टूडेंट यहाँ जो डी के बगल में ई लिखा है वो ई ना होकर यहाँ पर क्या होगा, ए। और इसी तरह ऑप्शन बी, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट होता है, फिशियंट नहीं होता, यानी सी के बाद यहाँ आई नहीं आएगा। इसी तरह प्रोफेशन। प्रोफेशन की स्पेलिंग तो बिल्कुल देखने में सही लग रहा है बट ये मिस्टेक है क्योंकि यहाँ एफ सिंगल एफ होगा, PROF, डबल एफ नहीं होगा। अब हम आते हैं ऑप्शन डी पे, मैनेजेबल। मैनेजेबल में ये स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है, यानी मैनेज और फिर एबल, इसको मिलाकर क्या बना है, मैनेजेबल। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 6। चेंज द गिवन सेंटेंस इन कंपैरेटिव डिग्री। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती हैं ऑफ कंपैरिजन की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये जो सेंटेंस दिया है, दिल्ली इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री दिया है। और जब सुपरलेटिव डिग्री को हम उसे कंपैरेटिव में बदलते हैं तो हमारा ऑप्शन आएगा एनी अदर, लास्ट में यहाँ पर लगता है, ठीक है। यानी दिल्ली इज़ द बिगेस्ट सिटी इंडिया, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी इंडिया में कोई भी सिटी नहीं है जो दिल्ली से बड़ी हो।
तो दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। स्टूडेंट यहाँ इसका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब आप ऑप्शन बी ना लगाइएगा, क्यों? क्योंकि नो अदर सिटी तो तब हम लिखते हैं जब हमें इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव बनाना होता है। जैसे हम लिखते हैं नो अदर सिटी इज एज बिग एज दिल्ली, तो नो अदर से कब शुरू करते हैं? जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो। और अगर इसे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम जो सेंटेंस जहाँ से शुरू है, जैसे ये दिल्ली शुरू है तो दिल्ली से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बैक साइड में क्या एनी अदर आपका आएगा। जैसे दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप अगर उसे देखेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Now move to next question. Choose the correct determiners. Determiners स्टूडेंट आपको चूज करना है, जैसे आर्टिकल्स हैं या प्रोनाउन है, ये सब हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं, जैसे लिटिल, फ्यू, लेस, मैनी या ए एंड द, ऑल दिस। तो इसमें हमें क्या कन्वर्ट करना है? प्लीज गिव मी डैश वाटर। और हमारे ऑप्शन क्या है? सम, एनी, फ्यू, होल। स्टूडेंट जब भी सम हम यूज़ करते हैं तो सम हमेशा हम काउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी। इसी तरह एनी भी काउंटेबल के लिए भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल के लिए भी। लेकिन एनी जो है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में यूज़ होता है और सम जो है वो पॉजिटिव में यूज़ होता है। अब इसी तरह फ्यू है, फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है और सम जो है वो अनकाउंटेबल के लिए और काउंटेबल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो अगर हम कहें प्लीज़ गिव मी फ्यू वाटर, तो वाटर तो काउंटेबल है नहीं, तो यहाँ तो फ्यू ऑप्शन होगा नहीं। एनी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी भी नहीं होगा। तो अब हमारा सही ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन ए, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। होल तो होगा नहीं क्योंकि हम यहाँ किसी सामान की तो बात कर नहीं रहे। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको इसमें से वो वर्ड चूज करना है जो कि बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड हुए हैं। इसमें स्टूडेंट जब हम दो वर्ड को मिलाते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। अब जैसे यहाँ स्किलफुल, अब जब भी हम इस तरह से वर्ड को मिक्स करते हैं तो इसमें डबल एल होता है, तो ये दोनों एल जो है सिंगल हो जाता है। अब जैसे इसका ऑप्शन बहुत जगह बी भी मिल सकता है और ऑप्शन डी भी आपको मिल सकता है सही, लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक है वो ऑप्शन बी को ही ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। जैसे हाउसफुल आपने देखा होगा कैसे लिखते हैं, हाउस तो पूरा लिखते हैं और फुल का FULL ना लिखकर क्या हो जाता है? सिंगल। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन दिया होगा अगर आपके क्वेश्चन में, तो आप ऑप्शन बी को ही सही मानिएगा, और अगर ये ऑप्शन बी नहीं दिया होगा तब आप ऑप्शन डी को सही मान सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये ऑप्शन बी को ही सही माना जाता है, यानी स्किल पूरा लिखेंगे, फिर आप FULL की जगह क्या लिखेंगे? FUL। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। पिक द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पर आपको इनकरेक्ट वर्ड यूज करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि करेक्ट वर्ड पूछा या इनकरेक्ट वर्ड पूछा। उसमें करेक्ट पूछा था, इसमें क्या पूछा? इनकरेक्ट। अब देखिए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जब हम बोलते हैं तो आर्ग्यू की क्या स्पेलिंग होती है? ARGUE, और मेंट की क्या होती है? MENT। तो ये देखिए एक आर्ग्यूमेंट में ई लगा है और एक आर्ग्यूमेंट में ई नहीं लगा है, लेकिन आर्ग्यू अलग है। जब होता है अकेला होता है तो हम इसमें ARGUE लिखते हैं, लेकिन जब वो उसको आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तब उसमें ई हट जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट हमारा सही स्पेलिंग है, तो ये सही है। इसी तरह ट्रूली, ये भी सही लिखा हुआ है। अब रिसीव RECEIVE, ये भी सही है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट हमारा गलत लिखा हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है? पिक द इनकरेक्ट वर्ड, और हमें इनकरेक्ट वर्ड को ही बताना है। तो 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ये आर्ग्यूमेंट का इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसका सही स्पेलिंग ये वाला आर्ग्यूमेंट है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए इस समय आपको करेक्ट वर्ड बताना है जिसके स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन ए देखिए, होपफुल। अब इसमें मैंने क्या बताया, जब दो वर्ड को हम ज्वाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो फुल का एल एक हो जाता है, सिंगल हो जाता है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। इसी तरह आर्ग्यूमेंट में ई नहीं लगता, ये भी गलत है। बेनिफिटेड और परमिटेड, अब दोनों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि बेनिफिटेड का ये जो टी है ये भी डबल हो जाता है और परमिटेड का भी टी डबल हो जाता है।
लेकिन स्टूडेंट आपको इसमें एक कंफ्यूजन है, ये परमिटेड का टी तो ज़रूर डबल होता है लेकिन बेनिफिटेड का टी डबल नहीं होता। तो आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो वो आपका सही ऑप्शन है बेनिफिटेड, क्योंकि बेनिफिटेड में सिंगल टी ही होता है लेकिन परमिटेड में आपका डबल टी होता है। ओके, तो आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है? बेनिफिटेड। स्टूडेंट ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसे अच्छे से आप पढ़िएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आर आर्मी हैज़ डिफीटेड एनिमी। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है जब भी कोई सेंटेंस एक्टिव में दिया हो तो पैसिव में बदलना हो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे। तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? अब एनिमी से। लेकिन एक और बात इसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? हैज़, यानी अब हमारा हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ बीन हो जाएगा या तो हैव बीन। अब एनिमी क्या है? वो सिंगुलर नाउन है तो इसलिए यहाँ पर हैज़ का हैज़ ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? हैज़ बीन। अब देखिए यहाँ सिर्फ एनिमी से स्टार्ट था लेकिन हैज़ बीन नहीं है तो ये रॉन्ग है। वर है, वर नहीं होगा, हैज़ बीन होगा। अब ये देखिए एनिमी हैज़ बीन, यहाँ हैज़ बीन है यानी हमारा ये ऑप्शन सही है। एनिमी हैज़ बीन डिफीटेड बाय आर आर्मी। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये हार्डली से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की है, हार्डली स्केर्सली को किस तरह से यूज़ करें। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब भी ये हार्डली वर्ड आता है, ये सेमी नेगेटिव वर्ड है, तो ये अपने साथ हमेशा इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब है कि हार्डली के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा, लेकिन हार्डली के साथ हमेशा व्हेन वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। यानी सेंटेंस के आधे पार्ट में हार्डली रहेगा और उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा? व्हेन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? देखिए हार्डली के साथ क्या दिया? देन, यानी ये आपका रॉन्ग है। इधर देखिए हार्डली के साथ क्या दिया है? व्हेन। ये तो सही कॉम्बिनेशन है लेकिन फिर भी ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ हार्डली के बाद तुरंत यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब देना चाहिए हैड, लेकिन क्या दे दिया? यहाँ सब्जेक्ट दे दिया, तो ये भी रॉन्ग है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हार्डली हैड आई एंटर्ड द क्लास बट। अब यहाँ हार्डली तो है लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है इसका? है बट का, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ये देखिए डी में क्या है? हार्डली भी है और उसके साथ कॉम्बिनेशन व्हेन भी है, और हार्डली के तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तब हो जाकर हमारा सब्जेक्ट है। तो हार्डली हैड आई एंटर्ड द क्लास व्हेन इट रेन्ड। हार्डली के हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो सही ऑप्शन हुआ डी। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका कंडीशनिंग सेंटेंस है, यानी कंडीशन को बताता है कि अगर ये होगा तो वो होगा, इस तरह से। तो इस कंडीशन में इफ़ से शुरू हो रहा है, तो इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ये हैड वर्कड का क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट परफेक्ट है। जब सेंटेंस के हाफ पार्ट में, यानी जो कंडीशनिंग वाला सेंटेंस है जो इफ़ के साथ शुरू हो रहा है, उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है, तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें वुड हैव, कुड हैव, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द रेस, यानी अगर उसने मेहनत की होती तो वो इस रेस को जीत सकता था, यानी जीत गया होता। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। टेक द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ ईच ऑफ 4 सेंटेंस, यानी आपको इन सेंटेंस में से एक सेंटेंस को जो सही है उसे टिक करना है। सी ही डिड नथिंग बट लाफ। स्टूडेंट देखिए अब इसमें यहाँ तो डिड है, पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे लाफ्स है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये कॉम्बिनेशन तो सही नहीं है। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट नथिंग। अब दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे कि नॉट भी आ गया, नथिंग भी आ गया, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज ही डिड नथिंग बट हैड लाफ्ड। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया, ये भी सही नहीं लग रहा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नथिंग बट लाफ्ड, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमारा सही कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही डिड नथिंग बट लाफ्ड, उसने कुछ नहीं किया लेकिन सिर्फ हंस दिया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है।
ही डजंट वर्क, ही के साथ हमेशा डज नॉट लगता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट वर्क, ये भी सही है, ही के साथ पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लगता है। अब जब हमें इसे इंटरोगेटिव में बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डू ही वर्क। अब मैंने पहले ही कहा है कि ही शी इट तो सिंगुलर के साथ डज लगता है, तो यहाँ ही के साथ डू तो लगेगा नहीं, तो हमारा ये गलत सेंटेंस कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। यानी चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा हुआ, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट, now move to question number 16. Choose the correct sentence. Let us discuss on the problem, let us discuss about the problem, discuss at the problem and let us discuss the problem. Student, discuss word ऐसा है कि इसके साथ ना तो on आएगा, ना about, ना at, डायरेक्ट हम कहेंगे let us discuss the problem, तो ऑप्शन D is the correct option. Now move to next question. कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, ये हु वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है। हु टॉट यू इंग्लिश, यानी जब आपको सेंटेंस हु से दिया हो, उसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो, तो आपका सेंटेंस हमेशा बाय हुम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे तो चारों ही ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बाय हुम से, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम। तो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी। बाय होम तो आपने लिख दिया, ठीक है। अब हम टेंस को पहचानेंगे। टेंस कौन सा है, टॉट, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर या तो वॉज यूज होता है या तो वर। अब बाय होम के साथ वॉज या वर किस सेंटेंस में आया, देखिए बाय होम के बगल में आर है, ये भी रॉन्ग है, डिड है, ये भी रॉन्ग है, तो बाय होम के साथ वर यहाँ पे आया है। अब यहाँ वॉज होगा वर, ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ तो हमेशा वर ही लगता है, तो बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट। ही नोज यू। अब इस सेंटेंस को भी आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हाई स्कूल के एग्जाम में आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम बाय लगाते हैं। जैसे आई डिड इट, इट वॉज डन बाय मी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रपोजिशन होते हैं जो बाय नहीं होते, यानी बाय के अलावा भी कुछ प्रपोजिशन को यूज़ किया जाता है। जैसे जहाँ पर भी नो वर्ड यूज़ हुआ हो तो हम उसके साथ और आपका प्रपोजिशन टू लगता है, क्लियर, वहाँ पर बाय नहीं आता। तो ही नोज यू, अब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, यू, तो क्या होगा, यू पहले लिखा, चलिए चारों में यू लिखा है। अब करेक्ट ऑप्शन क्या, टेंस को देखते हैं। टेंस में क्या है, नोज, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में क्या लगता है, इज, एम, आर। अब यू के साथ इज और एम तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, आर। अब आर इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, यू आर नोन बाय हिम, और इसमें क्या लिखा है, यू आर नोन टू हिम। स्टूडेंट, याद रखिएगा जब नो वर्ड आता है तो उसके साथ बाय नहीं लगता, उसके साथ हमेशा टू लगता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी, यू आर नोन टू हिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का वो क्या मतलब होता है, सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। कंपाउंड में दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं और दोनों का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, लेकिन दोनों सेंटेंस एक कंजंक्शन जैसे बट और एंड इन सारे वर्ड से जुड़े होते हैं, तो ये कंपाउंड। हमें सेलेक्ट कौन सा करना है, कंपाउंड ही सेलेक्ट करना है, यानी दो अलग अलग सेंटेंस हो और दोनों किसी कंजंक्शन से जुड़े हों। अब देखते हैं, ही टोल्ड मी, अब इसमें तो एक ही सेंटेंस है, ही टोल्ड हिम द ट्रूथ, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, तो ये तो कंपाउंड नहीं हुआ, ये तो सिंपल हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है द मून वॉज ब्राइट, एक सेंटेंस ये हो गया। नेक्स्ट है एंड वी कुड सी आर वेज, वी कुड सी आर वेज भी दूसरा सेंटेंस, और ज्वाइन किससे हुआ, ये ज्वाइन हुआ है एक कंजंक्शन एंड से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट आप सोचेंगे सी क्यों नहीं हो सकता, सी भी तो दो ऑप्शन है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड सेंटेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जैसे हम कहें दे रेस्टेड, तो ये तो सेंटेंस अपने में पूरा है, लेकिन हम कहें व्हेन इवनिंग केम, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई तो क्या हुआ, यानी ये इस सेंटेंस का आंसर तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि दे रेस्टेड ना बोला जाए, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, सो दिस विल बी रॉन्ग। इसी तरह ये भी लास्ट वाला भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी आपका रॉन्ग है। आपको क्या चूज करना है, कंपाउंड सेंटेंस। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्यों सही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं जो कि एक कंजंक्शन एंड से जॉइंट है। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच चूज करना है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी डेथ ने अपने बर्फ जैसे हाथ किंग पर रख दिए। अब डेथ क्या है स्टूडेंट, डेथ हमारा जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। इसका सही ऑप्शन होगा पर्सोनिफिकेशन। क्यों, क्योंकि डेथ जो है वो ऐसी चीज़ है जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हमने जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसको ना तो छुआ जा सकता है, जैसे ऑनेस्टी है या मदरहुड है, इन सबको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसे बात किया जा रहा है जैसे कि वो कोई लिविंग बीइंग हो, जैसे कोई ह्यूमन पर्सन हो, और उसके वो अपने हाथ हो जो राजा के ऊपर उसने रख दिए। यानी जब किसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस तरह से बिहेव किया जाता हो जैसे कि अपनी उसकी एक पर्सनैलिटी, वो एक इंसान हो, जबकि वो एक इंसान नहीं है, वो एक भावना है, फीलिंग है। तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। Okay student, I hope this will be clear to you, and if you like this video please subscribe it and share it with your friends। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात, इसमें कुछ जैसे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की है, या तो फिर हार्डली स्केर्सली से रिलेटेड वीडियो अपलोड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।